this wonderful rapid revision series, and our topic of discussion today is buyback, which is one of the topic in advanced accounts. तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पाओगे टॉपिक का नाम बाईबैक। सर ये एक प्रोविज़न बेस्ड चैप्टर है। हाँ, ये एक प्रोविज़न बेस्ड चैप्टर है, बट द चैप्टर इज़ एब्सोल्युटली सिंपल एंड मैनेजेबल। बराबर बात है बच्चों। अब आप स्क्रीन पे देखोगे, इसका रैपिड रिवीजन करते हैं एकदम सिंपल भाषा में। मतलब जिस बच्चे को अब तक बाईबैक समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना रिवीजन लेक्चर अच्छे से देख लो। 100% गारंटी के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट आपको क्या पूछने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। बराबर बात है बच्चों। बाईबैक ऑफ शेयर्स ग्रुप 2 पेपर 5 में ये टॉपिक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो 4 to 6 मार्क्स इन द एग्ज़ाम यू विल गेट इट। ठीक है सर, ज़रा बताओ तो ये बाईबैक का टॉपिक इस दुनिया में आया तो आया कैसे? अब बच्चों स्क्रीन पे देखिए, अगर इस दुनिया में कोई आता है तो पक्का उसका जाने का रास्ता होना चाहिए। तो स्क्रीन पे देखिए, एंट्री कंपनी, जब किसी भी कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो इस दुनिया में वो कंपनी 3 चीज़ें लाती है। सर बताइए कौन सी? देखिए स्क्रीन पे, सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बराबर बात है बच्चों। इस दुनिया में जब कंपनी आती है तो इक्विटी शेयर्स का जन्म होता है। दूसरा बच्चा कौन होता है इसका? इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। करेक्ट है, जब कंपनी इस दुनिया में आती है तो दूसरा बालक उसका प्रेफरेंस शेयर्स होता है। ठीक है, कंपनी को अगर और बालक चाहिए, ठीक है, और पैसा अगर चाहिए, देयरफॉर थर्ड मोड है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब कंपनी ने इन 3 चीज़ों को जन्म दे दिया, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बढ़िया बात है। अब बच्चों जो इस दुनिया में आया उसको जाना तो पड़ेगा। देयरफॉर एग्जिट रूट, अगर इक्विटी शेयर्स इस दुनिया में आता है तो उसका एग्जिट रूट है बाईबैक ऑफ शेयर्स। बराबर बात है बच्चों, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इस दुनिया में आया तो उसका बाहर जाने का रास्ता रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला मैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एंड बच्चों अगर डिबेंचर्स इस दुनिया में आया तो उसका बाहर जाने का रास्ता रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो दिस इज द ओवरव्यू। कंपनी में कौन आएगा कौन जाएगा इसका ओवरव्यू है। सर तो हमको आप ये बताइए, इसको पढ़ाई किस तरीके से करेंगे इन 6 के 6 टॉपिक्स को? प्यारे बच्चों, ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये आप सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ लिए हो। याद है आपको? फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ लिया था आपने एंट्री ले ली है सीए फील्ड में। अब बच्चों फटाफट पास हो के बाहर भी निकलना है। सो ये जो एग्जिट रूट है ना, यह आप पढ़ोगे इंटर सीए में। ठीक है बच्चों, इंटर सीए में ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये आप पढ़ोगे ग्रुप 1 में, पेपर 1 में। और आज जो रिवीजन करने वाले हो मेरे साथ बाईबैक, ये आप पढ़ रहे हो ग्रुप 2 पेपर 5 में। आई होप तो आपको एक बात तो क्लैरिटी के साथ क्लियर है कि सर हमें पास करवा के इंटर सीए से बाहर निकाल रहे हैं, सो दैट हम आगे फाइनल सीए पे चले जाए। अब बाहर निकलना है तो बाईबैक तो पढ़ना पड़ेगा आपको। करेक्ट बात है, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज ऑलरेडी मैंशन कि ये एक प्रोविजन बेस्ड टॉपिक है, तो कंपनीज एक्ट में बाईबैक के रिलेटेड प्रोविजन कौन से है, स्क्रीन पे देखिए, सेक्शन 68, 69 एंड सेक्शन 70। सर सेक्शन 68 क्या बोलता है? सिंपल भाषा में वो एक मीनिंग बताता है एंड 3 कंडीशन देता है। मतलब कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से उसके मन में आया उतने शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकता, उसे सेक्शन 68 की उन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सर सेक्शन 69 क्या बोलता है? वो बोलता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कीजिएगा। एंड सर सेक्शन 70 क्या बोलता है? प्रोहिबिशंस, कौन से कंडीशंस में आप बाईबैक नहीं कर पाओगे। अब बच्चों ये प्रोविजंस तो आप एनीवे लॉ में भी पढ़ लोगे। मेरे अकाउंट्स के लिए एग्जाम में कैलकुलेशन आएगा और वो कैलकुलेशन किसका होगा? 3 कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी बाईबैक कर सकता है एंड कितना अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैं मीनिंग ऑफ बाईबैक बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा मंत्र है बच्चों। मुझे बताओ, बाजू में ही लिखा है इट इज रिवर्स केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मार्केट में जब आप शेयर्स इशू करते हो तो कंपनी के पास पैसा आता है एंड पब्लिक के पास इक्विटी शेयर्स जाता है। बाईबैक में क्या होगा? बाईबैक में कंपनी पैसा देगा, शेयर्स को छीन लेगा पब्लिक के पास से। यस और नो? रिवर्स केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से मीनिंग देखो, अ कंपनी में बाईबैक इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। बहुत बड़ा मीनिंग है, लेकिन जो रेलेवेंट पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूं। कंपनी अपने खुद के शेयर्स बायबैक कर सकता है फ्री रिजर्व्स में से, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से एंड प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में से। बच्चे सोच रहे हैं सर फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? बराबर है, हाँ सोच रहे हैं सर। सर ने आपके लिए ब्यूटीफुल नोट लिखा है। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है ऐसा रिजर्व्स जिसमें से कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकता है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, फ्री रिजर्व्स मीन्स आउट ऑफ विच कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। इसको बच्चों आप डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे इसको आप? डिविजिबल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाईबैक में भी यूज होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी यूज होता है। बहुत सारी जगह पे फ्री रिजर्व्स वर्ड आएगा आपके अकाउंट्स के सिलेबस में एंड एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में। तो आज मेरे से पक्का वाला डेफिनेशन ले लो आप। फ्री रिजर्व्स को डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें से कंपनी आराम से डिविडेंड बांट सकता है, बराबर है। सर इसमें कौन से रिजर्व्स का समावेश होता है? स्क्रीन पे देखिए, GRRDP। ये क्या बात है सर, जरा समझाओगे? हाँ बच्चों, जी का मतलब होता है जनरल रिजर्व, जी का मतलब होता है जनरल रिजर्व, आर का मतलब होता है रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड आर का मतलब होता है रिजर्व फंड, डी का मतलब होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड लास्ट में पी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। पक्का डेफिनेशन है। फ्री रिजर्व्स मतलब डिविजिबल प्रॉफिट जिसमें से कंपनी डिविडेंड बांट सकता है। इट इंक्लूड्स GRRDP, नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मीनिंग क्लियर है बायबैक का, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं लेकिन बायबैक किया क्यों जाता है? देखिए बच्चों, अगर कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी उस पैसे के साथ क्या कर सकता है? सोचो जरा। सर बहुत सारे ऑप्शंस है। नंबर 1, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दीजिए ज़्यादा।
सर नंबर 2 किसी और कंपनी में निवेश कर दीजिए सर। नंबर 3 सर ऑल टुगेदर नया बिजनेस चालू कीजिए उन पैसों से। करेक्ट है, हाँ ये सारी बातें हो सकती है, बट इसके साथ साथ कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल बाईबैक करने के लिए भी कर सकती है। सर लेकिन बाईबैक क्यों? बिकॉज बाईबैक सर्व्स मैनी पर्पस एट द सेम टाइम। ऐसी बात है क्या सर? एक साथ बहुत सारे पर्पस फुलफिल होते हैं। हाँ, स्क्रीन पे देखिए। नंबर 1 इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर होता है बच्चों। ये रेशियो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में पढ़ा होगा, बराबर है। अर्निंग पर शेयर पढ़ा होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे बताइए, मेरी कंपनी 100 रुपया अर्न करती है, मेरी कंपनी के पास टोटल 10 शेयर्स है, बराबर है। 100 रुपया कमाती है, 10 शेयर्स है, मतलब एक शेयर के पीछे मेरी कंपनी 10 रुपया कमाती है, एक शेयर के पीछे। सोचो, बाई बैक किया मैंने बच्चों 2 शेयर्स। कितने शेयर्स बाई बैक किए? 2 शेयर्स, बराबर है। अब पोस्ट बायबैक कंपनी 100 रुपया ही कमा रही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 8, बिकॉज 10 में से 2 तो मैंने छीन लिए शेयर होल्डर के पास से। अब मार्केट में 8 शेयर्स घूम रहे, सो 10 डिवाइडेड बाय 8 करोगे बच्चों तो मिलेगा 1.25। 10 नहीं, 100 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका 12.5। देख लो स्क्रीन पे। इसका मतलब क्या हो गया? सर बाईबैक के पहले एक शेयर के पीछे 10 रुपया कमाते थे, कंपनी ने बाईबैक कर लिया तो वही एक शेयर के पीछे अब 12.5 कमा रहे हैं, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। करेक्ट बात है, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है बच्चों। देखो दूसरा एडवांटेज, मार्केट प्राइस पर शेयर। आपने पीई रेशियो के बारे में सुना होगा, पीई रेशियो एफएम में। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। ये टाइम्स में मेजर किया जाता है। दैट इज व्हाट, अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर मार्केट से खरीदना है तो मैं बोली लगाऊंगा इस शेयर के लिए मैं 10 गुना ज्यादा देने के लिए तैयार हूं अर्निंग पर शेयर से। कोई दूसरा आएगा बोलेगा मैं 12 टाइम्स ज्यादा देने के लिए तैयार हूं अर्निंग पर शेयर से। सो हर एक कंपनी का, इंडस्ट्री का पीई रेशियो होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे पीई रेशियो 10 टाइम्स है, ठीक है। पीई रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्राइस अर्निंग, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, बराबर। मैंने लिखा 10 टाइम्स। सोचो जरा, सोचो बाईबैक के पहले अर्निंग पर शेयर था 10 रुपया, पीई रेशियो 10 टाइम्स है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा देन द अर्निंग पर शेयर, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? 100 रुपया हो जाएगी बिफोर बाईबैक। बट मुझे बताओ आफ्टर बाईबैक अर्निंग कितना हो गया था? 12.5, और मैं बोल रहा हूं मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा देन अर्निंग पर शेयर, तो मैं इसका पे करूंगा 125। देखो मार्केट में बाईबैक से पहले 100 रुपया प्राइस था, बाईबैक के बाद 125 हो गया। कहना इसे बच्चों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। सो एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है मार्केट में कि हमारी कंपनी का प्राइस 100 रुपया नहीं 125 रुपया होना चाहिए। तो देखो कितने एडवांटेज मिल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है मार्केट को। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है बच्चों। इंडिया में फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं। सोचो अगर बाईबैक ऑप्शन नहीं होता, फॉरेनर्स ने पैसा लगाया इंडिया में और बाईबैक ऑप्शन नहीं है, अब फॉरेनर्स को अपनी कंट्री वापस जाना है, वो शेयर्स बेचे तो बेचे किसको? करेक्ट है, कोई और खरीद नहीं रहा है। कंपनी को बोला आप खरीद लो, कंपनी बोलता है बाईबैक करके कुछ है ही नहीं, तो फॉरेन निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर बाईबैक ऑप्शन नहीं है तो। बट बिकॉज ऑफ बाईबैक ऑप्शन पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करती है। क्या सोचते हैं वो लोग? अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एनीवे बाईबैक ऑप्शन इज देयर। करेक्ट बात है, एग्जिट रूट तो है, बेच देंगे और चले जाएंगे अपनी कंट्री में वापस। तो एफडीआई इंक्रीज होता है, ये एक मेजर पॉइंट है, इकोनॉमिकली देखा जाता है इसको, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, बायबैक की वजह से अर्निंग बढ़ा, मार्केट प्राइस बढ़ा, पॉजिटिव सिग्नल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इससे प्रमोटर्स का कंट्रोल भी कंट्रोल हो जाता है। करेक्ट है, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं बायबैक के, इसीलिए कंपनी बायबैक करना पसंद करती है अगर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है विदाउट प्रॉफिटेबल यूज। ठीक है बच्चों, ओके। अब सर कंपनी बायबैक कितना कर सकती है, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा सेक्शन 68 के हिसाब से। स्क्रीन पे देखिए, 3 कंडीशंस है जो आपको चेक करनी पड़ेगी बिफोर कंपनी बायबैक के बारे में सोचे। ठीक है, इसके लिए हम सम देखेंगे, सम विल कम इन एग्जाम 100%। अगर बायबैक का क्वेश्चन आया तो बच्चों क्वेश्चन आपको पूछेगा कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। बढ़िया बात है सर, हाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे 3 कंडीशंस यूज करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। सिखाऊंगा मैं आपको, जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक में से मैं वो सम लूँगा एंड ऑन दैट बेसिस मैं आपको सॉल्यूशन सिखा दूंगा। ठीक है, पर उसके पहले वो 3 कंडीशंस देख ले बच्चों। ये देखो, लीगल प्रोविजन 68, 69, 70 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये रही वो 3 कंडीशंस, समझ जाना इसको, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन 1 क्या बोलता है, द नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ बायबैक इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर cannot exceed 25% of paid up equity share capital of company। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, वन मोर टाइम, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 25%। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 25% हो सकता है, मैक्सिमम 25%, 25% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन बायबैक, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा लगा सकते हो, इट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल इक्विटी बेस। सर ये इक्विटी बेस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में इक्विटी शेयर कैपिटल यूज हुआ है, सेकेंड कंडीशन में इक्विटी बेस वर्ड यूज हुआ है। सर इक्विटी बेस क्या है, देखिए आपके सर ने डेफिनेशन लिखा हुआ है, नोट 1। इक्विटी बेस का मतलब होता है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें से माइनस हो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, वन मोर टाइम मेरे साथ साथ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स जिसका मतलब होता है GRRDP, मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया आपके साथ, सिक्योरिटीज प्रीमियम को जोड़ा जाता है एंड माइनस होगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल आप ले लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, करेक्ट है, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस कर देना, यू विल गेट योर इक्विटी बेस। सो 25% ऑफ इक्विटी बेस से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर बायबैक पे नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन है डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड नॉट एक्सीड 2:1। आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो थर्ड कंडीशन है ये पोस्ट बायबैक कंडीशन है, मतलब बायबैक खत्म हो जाए उसके बाद डेट इक्विटी 2:1 होना चाहिए। एंड कंडीशन 1 एंड 2 में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि पोस्ट बायबैक ऐसा होना चाहिए, करेक्ट है। सो कंडीशन 3 में ध्यान रखना, इट इज आफ्टर बायबैक, बायबैक हो जाए उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं यहाँ पे डेट के मतलब के लिए। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब मैंने कोई लोन लिया था 5 साल के लिए, अब इसका लास्ट ईयर आ चुका है रीपेमेंट का, तो 5th ईयर में आप क्या बोलोगे, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, सो डेट का सिंपल सा मतलब आप ये समझो, किसी भी अमाउंट पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो वो आपका बोरोइंग्स है।
डेट है. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बट it does not include creditors and outstanding expenses, that is current liabilities. करेक्ट बात है बच्चों. क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग, क्या क्रेडिटर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है? ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे ना. ठीक है. सो डेट में दो बातें याद रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, एंड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ठीक है सर. यहाँ पे इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है बच्चों इक्विटी बेस, जो आपने ऊपर पढ़ा मेरे साथ, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसमें से माइनस कर देना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. ठीक है बच्चों. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आप लोगों को सिखा दूं कि मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी बायबैक कर पाएगी, तो वो तीनों कंडीशन दिमाग में क्लियर हो जाएगी और हमारा रिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा. ठीक है बच्चों. इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क जेके शाह क्लासेस के मटेरियल में से. ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इवन ये आपकी ICAI मॉड्यूल में भी सम है. ठीक है, ICAI मॉड्यूल में भी सम है. एक कंपनी है बच्चों, उसका कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख पाओ तो. मैं यहाँ पे 1800 नहीं, मैं यहाँ पे 1200 रुपये का लोन फंड कंसीडर करूँगा. ये बात मैंने अपने क्वेश्चन में लिखी है, दैट लोन फंड हम 1200 कंसीडर करेंगे. ठीक है. मैं यहाँ पे पेन चेंज कर दूँ आपके लिए, ऑरेंज कलर में लिखते हैं. ठीक है. मुझे ये बताइए बच्चों, इस कंपनी का क्या डेटा दिया हुआ है, चेक कीजिए. इक्विटी शेयर कैपिटल है 330 रुपया, ये सारी बातें करोड़्स में चल रही है. ठीक है. रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, एंड लोन फंड है. क्या आपको फ्री रिजर्व का डेफिनेशन मालूम है? GRRDP. तो ये G कहना है इसे, ये एक फ्री रिजर्व्स है. प्रॉफिट एंड लॉस भी एक फ्री रिजर्व्स है. सिक्योरिटीज प्रीमियम हम बायबैक में यूज करेंगे बच्चों, ये तो प्रोविजन बोलता है कंपनीज एक्ट का. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व क्या, ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है. अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रा डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स एक्ट. मतलब ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है जिसको इग्नोर किया जाता है बायबैक चैप्टर में. ठीक है. अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर के नीचे क्या इंफॉर्मेशन है देखो. द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड, शेयर होल्डर का अप्रूवल भी चाहिए, 12 September 11 अ प्रपोजल टू बाय बैक मैक्सिमम परमिजिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये सेक्शन 68 बताएगा आपको मैक्सिमम कितना शेयर्स आप बाय बैक कर पाओगे. ठीक है. कंसिडरिंग लार्ज सरप्लस फंड अवेलेबल. अच्छा, बायबैक आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है. ठीक है. तो पैसे का यूज बायबैक के लिए किया जा सकता है. एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी द प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू इज 25 रुपया. आज की तारीख में मार्केट में कंपनी का भाव क्या चल रहा है? 25 रुपया चल रहा है. आप लॉजिकली सोचो ना, बायबैक प्राइस क्या होनी चाहिए? 25 रुपया होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए कि 25 से कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए सर, क्योंकि 25 रुपया तो अगर मैं मार्केट में किसी और को भी बेच दूं तो 25 तो मिल जाएगा, तो मैं कंपनी को क्यों बेचूं? तो अगर कंपनी इंटरेस्टेड है बायबैक में बिकॉज ऑफ हैविंग सरप्लस फंड विदाउट प्रॉफिटेबल यूज, तो लॉजिकली स्पीकिंग बायबैक प्राइस ज्यादा रखेगी कंपनी देन द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस. तो यहां पे 25 रुपया मार्केट में चल रहा है बच्चों. एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये लो हमें बहकाने की कोशिश चालू है. क्या करेगा? इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर 20% ओवर मार्केट प्राइस. मतलब बायबैक प्राइस क्या हो जाएगा? 25 रुपया मार्केट में चल रहा है, उससे 20% ज़्यादा देंगे हम आपको. 25 + 20%, दैट इज 30 रुपया देंगे हम आपको.
सो 25 रुपया मार्केट में चल रहा है, लेकिन कंपनी बोलती है अगर आप हमें शेयर्स बेचोगे तो हम आपको 30 रुपया देंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को अच्छा लगेगा और वो बाईबैक ऑप्शन अडॉप्ट करेगा, ठीक है। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे 3 चीज़ों के हिसाब से मैक्सिमम कैलकुलेट करना था। लोन फंड 1800 हो, लोन फंड 1200 हो एंड लोन फंड 1500 हो। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ के हिसाब से सिखा दूंगा, 1200 के हिसाब से। कंडीशन क्लियर है तो अपना काम खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन में कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, मार्केट में प्राइस है 25 रुपया, बाईबैक प्राइस है 30 रुपया। क्वेश्चन हमको बोलता है मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी बाईबैक कर पाएगा, ठीक है। चलो सीखते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। बच्चों कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये देखिए स्क्रीन पे। कंडीशन 1 क्या बोलता है? कंडीशन सेज दैट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ बाईबैक इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मुझे बताओ ये वाली कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 330 है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। बढ़िया बात है सर। तो मुझे बताइए 25% इंटू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 330, ठीक है सर। सो 330 का 25% अमाउंट में आंसर आएगा 82.5। बढ़िया बात है सर। तो मुझे बताओ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बनता है 82.5। क्या यहाँ पे मैं नंबर कैलकुलेट करने बैठा हूँ कि अमाउंट कैलकुलेट करने बैठा हूँ? सर यहाँ पे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बाईबैक करेंगे वो कैलकुलेट करने बैठे हो, इसीलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसी प्राइस से। ज़रा सोचो आप, कंडीशन क्या थी? द नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। तो फेस वैल्यू ये 82.5 इस टोटल फेस वैल्यू। क्या मालूम बच्चे समझ रहे हैं? 82.5 इज व्हाट? टोटल नॉमिनल वैल्यू दैट कंपनी कैन बाय बैक इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये टोटल है। तो पर शेयर फेस वैल्यू कितना है मेरे क्वेश्चन में? ये देखिए पर शेयर 10 रुपीज़ है। सो इसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 तो मुझे बताइए 82.5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, कंपनी कैन बाय बैक 8.25 करोड़ इक्विटी शेयर्स एज पर कंडीशन नंबर 1। सिंपल सी बात, न्यूमरेटर में टोटल नॉमिनल वैल्यू, डिनोमिनेटर में पर शेयर नॉमिनल वैल्यू। सो मैक्सिमम कंपनी कैन बाय बैक 8.25 करोड़। कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से जरा देखते हैं बच्चों। कंडीशन 2 क्या बोलता है? कंडीशन 2 बोलता है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर in a particular financial year cannot exceed 25% of total equity base। अब यहाँ पे equity base की बातें हो रही है और आपको definition मैंने बता दिया है। So how we will calculate sir? पहले सर को लिखने तो दो। 25% of paid up equity share capital लिखूंगा कि equity base लिखूंगा, ये आप भूलो नहीं, इसलिए मैंने लिखा है। कई बार बच्चे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर करते हैं ना बच्चों, कहना इसे यहाँ पे 25% ऑफ इक्विटी बेस होना चाहिए। सर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इक्विटी बेस में क्या क्या चीज़ों का समावेश होता है, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इक्विटी बेस की डेफिनेशन याद है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योर रेट्स प्रीमियम।
माइनस कर देंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। देखो तो ज़रा क्वेश्चन में प्रेफरेंस तो नहीं है, इक्विटी 330, सो यहाँ पे लिखूँगा 330, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसमें ऐड किया जाएगा। और देखो 240 जनरल रिजर्व, तो ये फ्री रिजर्व हो गया, सो 240 जनरल रिजर्व। और देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, हाँ सर ये भी आएगा, सो 90 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये भी एक फ्री रिजर्व है, तो 90 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है हमारे क्वेश्चन में? सर नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताइए 25% इनटू आपका इक्विटी बेस कितना हो गया? 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, ये हो गया बच्चों 750। मतलब इस कंपनी का इक्विटी बेस है 750। कंडीशन क्या बोलता है? मैक्सिमम अमाउंट दैट कंपनी कैन यूटिलाइज फॉर द बायबैक इज 25% ऑफ इक्विटी बेस। तो बच्चों मुझे बताइए 750 का 25% मतलब रुपीज 187.5 कंपनी कैन यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक। मतलब कंपनी क्या करेगी? 187.5 हाथ में रखेगी, मार्केट में जाएगी, बोलेगी ले लो पैसे ले लो, जिसको शेयर्स हमें बेचना है बेच दो। करेक्ट है। मार्केट में जाके क्या बोलेगी? पैसे लो शेयर हमें दे दो, पैसे लो शेयर हमें दे दो। यस और नो? मतलब मैक्सिमम खर्चा, हाथ में जितना पैसा पड़ा है, कितना पड़ा है? 187.5, मैक्सिमम इतना कर सकती है कंपनी खर्चा। यस और नो? हाँ सर। मुझे बताओ ना, मेरे हाथ में 187.5 पड़ा है, समझो आप आए, सर हमें शेयर बेचना है, मैं क्या बोलूँगा? ये ले 30 रुपया पकड़, शेयर मुझे दे दे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बोलूँगा ये ले 30 रुपया पकड़, शेयर मुझे दे दे, बिकॉज बायबैक प्राइस क्या है बच्चों हमारे क्वेश्चन में? 30 रुपीज़। 25 तो मार्केट में चल रहा है, 20% ज़्यादा दूंगा, मतलब आई विल गिव यू 30 रुपया। ये ले 30 रुपया, शेयर मेरा, 30 रुपया शेयर मेरा, 30 रुपया शेयर मेरा। मैं कितनी बार 30 रुपीज़ पे करूंगा? जब तक मेरा 187.5 खत्म नहीं हो जाता। करेक्ट है। तो मुझे बताइए ये जो पैसा है इसको यूज करके मैं कितने शेयर्स मार्केट से बायबैक कर पाऊंगा? सर सिंपल, 30 30 30 30 30 देते जाओ। जब आपके हाथ में पैसे खत्म हो जाए तो चेक कर लेना आपके पास कितने शेयर्स आ गए। एंड देयरफॉर प्यारे बच्चों, कंडीशन नंबर 2 में कहना इसे, इस अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा बायबैक प्राइस से। मेरे हाथ में पैसे है, डिवाइडेड बाय 30, तो मुझे पता चलेगा मैक्सिमम कितने शेयर्स में बायबैक कर पाऊंगा, दैट इज 6.25 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में आप डिवीजन कहां पे करोगे, किसका करोगे? कहना इसे बायबैक प्राइस पर शेयर। ठीक है, बायबैक प्राइस पर शेयर। इसीलिए ये डिवाइड होगा 30 से, ये डिवाइड होगा 30 से, एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप दोनों कंडीशंस आपके दिमाग में क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में है। सेकंड कंडीशन मैक्सिमम कितना खर्चा कर पाओगे आप लोग, तो डिवीजन करना पड़ेगा बायबैक प्राइस से। ठीक है। थर्ड कंडीशन, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को ये कंडीशन समझती ही नहीं है। मैं इफेक्टिवली बोलूँ तो, समझ रहे हो मेरी बात? बच्चे बड़ी दिक्कत फेस करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस रिवीजन लेक्चर में किसी बच्चे को दिक्कत हो। तो बच्चों कंडीशन 3 क्या है? पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाना चाहिए बच्चों? 2:1। पोस्ट बायबैक मतलब बायबैक हो जाने दो, उसके बाद डेट इक्विटी शुड नॉट एक्सीड 2:1। ये देखिए स्क्रीन पे, शुड नॉट एक्सीड 2:1। ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा जरा। सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे प्रेजेंट इक्विटी बेस, प्रेजेंट इक्विटी बेस कहना इसे, वो आप कंडीशन नंबर 2 से उठा लेना एग्जाम में, दैट इज 750। दूसरा लिखना
रिक्वायर्ड इक्विटी बेस, इसे हमेशा आप कैलकुलेट करोगे डेट इज टू इक्विटी के हिसाब से। ज़रा मुझे बताइए, रेशियो होना चाहिए 2:1। बढ़िया बात है। मेरे क्वेश्चन में डेट दैट इज लोन कितना है, 1200 रुपया। सो डेट के नीचे मैं हमेशा लिख दूंगा 1200, बिकॉज बिफोर द बाईबैक एंड आफ्टर द बाईबैक लोन का अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना बच्चों। लोन में थोड़ी कोई चेंज होने वाला है, मैं उसको छू रहा हूं क्या, नहीं। सो बिफोर एंड आफ्टर बाईबैक लोन अमाउंट विल रिमेन सेम, दैट इज 1200। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप पता करना कि आपका रिक्वायर्ड इक्विटी बेस कितना होना चाहिए, दैट इज 600। तो आपको पता चलेगा एक्सेस इक्विटी बेस कितना, एक्सेस इक्विटी बेस कितना। बढ़िया बात है। मुझे बताओ 750 आज की तारीख में मेरे पास इक्विटी बेस है, लेकिन पोस्ट बाय बैक ये 600 रुपया होगा तो चलेगा। मतलब एक्सेस कितना है, 150। राहत है, 150 रुपया ज़्यादा है मेरे पास, इसका इस्तेमाल मैं बायबैक के लिए कर सकता हूँ। पर रुकना मेरी बात बच्चों, रुकना और सुनना, ये कंडीशन पोस्ट बायबैक है। मतलब क्या मैं लॉजिकली बोल सकता हूँ कि बायबैक करने के बाद आपका इक्विटी बेस रिड्यूस हो जाएगा। जब आप बायबैक करोगे तो आपका इक्विटी बेस कम हो जाएगा। अगर इक्विटी बेस कम होगा तो कंपनीज एक्ट बोलता है आपको CRR दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? वन मोर टाइम शैल आई रिपीट। थर्ड कंडीशन में पोस्ट बायबैक है। बायबैक करने के बाद आपका इक्विटी बेस इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा। अगर रिडक्शन हो गया तो कैपिटल रिडक्शन इज नॉट अलाउड, इसीलिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक्सेस इक्विटी बेस है, इसमें से सबसे पहले आपको CRR बाजू में निकालना पड़ेगा। फिर जो बचेगा बैलेंस अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे तो सर हम कितना पैसा लेके मार्केट में जाए, आप बताओ सर। अभी बताता हूं बच्चों, मुझे बताओ मैक्सिमम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम इसका, अब कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। इफ योर कॉन्सेप्ट इज गुड, सम सॉल्व करने में मजा आएगा। मैक्सिमम अमाउंट, क्या मैं 150 रुपया यूज कर सकता हूं? क्या 150 लेके जाऊंगा मार्केट में? सर अगर पूरा यूज कर लिया तो आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहां से क्रिएट करोगे? बिकॉज CRR क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ रिजर्व्स ओनली। करेक्ट है, आउट ऑफ रिजर्व्स ओनली, एंड रिजर्व्स इक्विटी बेस का पार्ट है। ठीक बात है, ओके। तो सर 150 रुपए में से आपको CRR बाजू में रखना पड़ेगा। लेकिन सर CRR कितना होना चाहिए? सर CRR कितना होना चाहिए बच्चों? CRR होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक। आप जितने शेयर्स मार्केट से बायबैक करोगे उसका जो फेस वैल्यू होगा उसके बराबर आपको CRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, CRR कितना होना चाहिए बच्चों? अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बॉट बैक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए बच्चों, मैक्सिमम आई डोंट नो, तो मैं इसे A मान लेता हूं, विच इज इक्वल्स टू 150 माइनस, अब CRR के बारे में सोचो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या लिखा है? कितना अमाउंट आप CRR क्रिएट करोगे? जितना शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो उसका फेस वैल्यू के बराबर। करेक्ट बात है। टेल मी, मैं कितने शेयर्स बायबैक कर रहा हूं? सर मार्केट में कितना लेके जा रहे हैं यही पता नहीं है। कहना इसे मार्केट में आप क्या लेके जा रहे हो? मेरे एग्जाम्पल में A,
सो मैं ए लेके जा रहा हूं मार्केट में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? मैक्सिमम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक. ये लो मेरे हाथ में, मैं ए लेके जा रहा हूं. ये पैसा मेरे हाथ में है. अगर कोई कस्टमर आया, इसमें से 30 रुपया दूंगा, शेयर मेरा हो जाएगा. 30 रुपया दूंगा, शेयर मेरा हो जाएगा. मतलब मैक्सिमम अमाउंट डिवाइडेड बाय 30 करूंगा मैं. ठीक है, दिस इज बायबैक प्राइस. तो मुझे बताओ, ए डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. कोई शक है? मेरे हाथ में ए है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन यूटिलाइज फॉर बायबैक. ये लेके गया 30 30 30 30 देता गया मार्केट में. तो कितने शेयर्स में बायबैक कर पाऊंगा? सो ए डिवाइडेड बाय 30 रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. पर ये तो नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फेस वैल्यू से. तो आपको क्या मिल जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. ठीक है, बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए. ए इक्वल्स टू 150 माइनस ए डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 150 इंटू 3 करेंगे 450 माइनस ए को ये बाजू लाओगे तो दिस इज 4a इक्वल्स टू 450. ए का आंसर मिलेगा 450 डिवाइडेड बाय 4, 112.5. बच्चों मुझे बताओ ये ए है क्या? 112.5 रुपया. ये सारे फिगर्स क्रोर्स में है. 112.5 मैं मार्केट में लेके जाऊंगा. चलो मेरे हाथ में पैसे है 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया देते जाऊंगा और मैं कितने शेयर्स बायबैक करूंगा ये कैलकुलेट करना है. देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक मैं लेके गया मार्केट में 112.5. ये रुपीज़ है. एक शेयर के पीछे 30 रुपया दूंगा मैं. तो कितने शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे? 3.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स. कोई शक है क्या किसी को? ना. तो मुझे बताओ जरा, कंडीशन 1 डील्स विथ नॉमिनल वैल्यू, कंडीशन 2 डील्स विथ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बायबैक. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट निकल जाएगा, डिवाइड कर देना पर शेयर कितना दे रहे हो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को. थर्ड कंडीशन पोस्ट बायबैक है. जरा दोबारा से ये कंडीशन पे ध्यान दो, पोस्ट बायबैक पे. मुझे बताओ, मेरा प्रेजेंट इक्विटी बेस है 750, करेक्ट है. कंडीशन पोस्ट बायबैक है, मतलब बायबैक करने के बाद इक्विटी बेस गिर जाएगा. अगर इक्विटी बेस गिर जाएगा तो आप पूरे का पूरा 150 कैसे यूज कर सकते हो बायबैक के लिए बच्चों? बिकॉज आपका एक्सेस इक्विटी बेस 150 है. पोस्ट बायबैक के बाद इक्विटी बेस रिड्यूस हो जाएगा. अगर इक्विटी बेस रिड्यूस हो गया तो सच रिडक्शन इज नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट. इसीलिए मुझे सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. सीआरआर किस में से क्रिएट किया जाएगा? रिजर्व्स में से. कौन सा रिजर्व्स? सिक्योरिटीज, प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स. तो अगर आप रिजर्व्स का यूज करोगे, सोचो जरा, सीआरआर के लिए अगर आप रिजर्व्स का यूज करोगे, ये रहे ना रिजर्व्स, ये देखो स्क्रीन पे, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका ही यूज करोगे. इफेक्टिवली 750 का आप यूज करके सीआरआर बनाओगे तो आपका इक्विटी बेस रिड्यूस हो जाएगा. तो प्यारे बच्चों, अगर इक्विटी बेस रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ सीआरआर तो ये एक्सेस इक्विटी बेस भी रिड्यूस होगा. अगर 750 को आप यूज करोगे सीआरआर बनाने के लिए तो इफेक्टिवली आपका एक्सेस इक्विटी बेस भी रिड्यूस हो जाएगा. तो यू कैन नॉट यूटिलाइज एंटायर अमाउंट ऑफ 150. तो उसमें से बाजू में रखना पड़ेगा सीआरआर का अमाउंट. सीआरआर कितना होना चाहिए बच्चों? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक जितना है उतना बाजू में रखो, बाकी आप यूज कर लो फॉर बायबैक पर्पस. ठीक है, मुझे बताइए, तो कंडीशन नंबर 1 में, कंडीशन 1 बोलता है यू कैन बाय बैक 8.25 करोड़.
कंडीशन 2 बोलता है यू कैन बाय बैक 6.25 करोड़, कंडीशन 3 बोलता है यू कैन बाय बैक 3.75 करोड़। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट मैक्सिमम कंपनी कैन बाय बैक 1, 2 और 3 विच एवर इज लोअर, मतलब कंपनी कैन बाय बैक 3.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर? एग्जाम में बच्चों ऐसे सम्स आते हैं, बड़े सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन नॉमिनल वैल्यू, सेकंड कंडीशन मैक्सिमम बायबैक, थर्ड कंडीशन पोस्ट बायबैक। पोस्ट बायबैक है इसीलिए CRR क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज पोस्ट बायबैक कैपिटल बेस विल रिड्यूस, दैट इज इक्विटी बेस विल रिड्यूस। इक्विटी बेस अगर रिड्यूस होगा तो CRR बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? ओके तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन का कैलकुलेशन बड़े अच्छे से समझा होगा एंड आप इस पे अच्छे से वर्कआउट करके एग्जाम में पूरे नंबर की कोशिश करोगे, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने के बाद करे तो करे क्या सर? नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल गए सर, अब क्या करें आप बताइए। चलिए इसी सिचुएशन को जर्नल एंट्री में डालते हैं, बिकॉज एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज, लिखिए। तो उस केस में आपके सर ने 2 इक्वेशन आपके लिए बनाया बच्चों, स्क्रीन पे देखो। ये 2 इक्वेशन पे फोकस करो, जर्नल एंट्री रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय बैक, कितना फेस वैल्यू आप मार्केट से बायबैक करना चाहते हो। सेकंड इक्वेशन, उस पे कितना प्रीमियम पे करोगे। क्या मैं बोल सकता हूं दिस प्रीमियम इज नथिंग बट एक्सपेंस फॉर कंपनी, प्रीमियम इज नथिंग बट एक्सपेंस फॉर कंपनी, ठीक है? तो मुझे बताइए ये जो एग्जांपल मैंने लिया, कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 3.75, सो यहां पे मैं लिखता हूं 3.75 इक्विटी है, ये सारे रुपीज इन करोड़ होंगे कैलकुलेशन, ठीक है? 3.75 इनटू, बच्चों मुझे बताओ 30 रुपीज इज द बायबैक प्राइस, जिसमें 10 रुपया फेस वैल्यू है। सो 3.75 इंटू 10 करोगे तो आंसर आएगा 37.5, ठीक है? कितना प्रीमियम पे करोगे सर? 3.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स पे 20 रुपये का प्रीमियम है। सो 3.75 इंटू 20 रुपीज़ मतलब 75 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना है, ठीक है? मुझे बताओ प्रीमियम जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे 75, इट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या आपके क्वेश्चन में सफिशिएंट सिक्योरिटीज प्रीमियम है? यस, मेरे पास 90 रुपीज का प्रीमियम है, जिसमें से मैं 75 रुपीज यूज कर सकता हूं टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। इसीलिए मुझे फ्री रिजर्व्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशिएंट ना हो तो यू कैन वेरी वेल यूटिलाइज फ्री रिजर्व्स। तो आइए बच्चों, आफ्टर डिस्कसिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक एज पर सेक्शन 68 एंड हाउ टू राइट द जर्नल एंट्रीज, अब मैं आपको क्लास वर्क में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता है। ये देखिए, अगर आप क्लास वर्क देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा सम, जहाँ पे वो पूछता है जर्नल एंट्रीज दे दीजिए, ख़त्म हो गई बात। सर आपने 2 इक्वेशन दिए, अगर फेस वैल्यू रिड्यूस होगा तो सर इंक्रीज कैसे करेंगे? फ्रेश इशू से। वाइल राइटिंग द फ्रेश इशू इग्नोर सिक्योरिटीज प्रीमियम, या तो फिर CRR बना लो। एंड अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो देन राइट ऑफ के लिए फर्स्ट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, कम पड़ा तो फ्री रिजर्व्स, करेक्ट? यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, बाय बैक 3 लाख शेयर्स, ठीक है? सिंपल सी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, कुबेर लिमिटेड में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बातें हो रही है। ये सेपरेट चैप्टर है, ये सेपरेट चैप्टर है, ठीक है? तो इसका भी रिवीजन आप देखोगे ROPS में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, अकॉर्डिंगली इस पे वर्कआउट करोगे। हमने जो अभी डिस्कस किया वो था
It also bought back 50 lakh equity shares at 10 each, 50 पर शेयर, 50 लाख शेयर्स डायरेक्टली दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 रुपया फेस वैल्यू, 50 रुपया बायबैक प्राइस, मतलब 40 रुपीज़ प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। बोलता है जर्नल एंट्रीज दे दीजिए, दे देंगे, बच्चों को मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक, एंड नंबर 2 जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्पिटेंट लिमिटेड का सम है बच्चों। यहाँ पे व्हाट दे आर आस्किंग, देखिए बड़ा शाना क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें मैं डबल स्टार डाल रहा हूँ, आप इसे अच्छे से रेफर करोगे। क्या बोलता है देखो, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब कंपनी बोलता है मेरे को 25,000 शेयर्स बाय बैक करना है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 20 रुपये पे बाय बैक करेगा, मतलब 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन बाय बैक, सब कुछ ऑथोराइज्ड है, सब कुछ, ठीक है। लिखता क्या, कमेंट कीजिए विथ योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक ऑफ शेयर इज विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अरे यार, जब आप बोल रहे हो कि 25,000 बायबैक करना है, फिर ऊपर से बोलता है प्लीज आप जरा चेक करो ना ये बराबर है क्या, ठीक है। तो जब कमेंट करने को बोलेगा तो 3 कंडीशंस लिख के आपको चेक करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 3 कंडीशन में से विच एवर इज लोअर, करेक्ट है, विच एवर इज लोअर, मतलब एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर पाएगी, वो 3 कंडीशन से निकल जाएगा। कंपेयर करना 25,000 से, अगर 25,000 विद इन द लिमिट हो तो आप बायबैक कर सकते हो, इफ यस जर्नल एंट्री पास करने को बोलता है। A1 दे आर आस्किंग बैलेंस शीट, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब आप डेट इक्विटी कंसीडर करोगे, ध्यान रखना, when you will consider debt equity ratio, ध्यान से, डेट में बच्चों you have to take current maturity of long term borrowing, unsecured and 12% debentures, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो ले ही लेते हैं, बट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग को इग्नोर करते हैं। सो प्लीज, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या, लॉन्ग टर्म लोन था, 10 साल 15 साल 20 साल का लोन था, बट अब उसका लास्ट ईयर ऑफ रीपेमेंट आ चुका है, ठीक है। सो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब विद इन 1 ईयर मुझे कुछ पे करना है, करेक्ट है। तो इसको आप भूलोगे नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 वी लिमिटेड, बड़ा ही सिंपल सा सम है, बोलता है कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक एट 40, सिंपल। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 68 का 3 कंडीशंस लगा दीजिएगा, सर ने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। फर्स्ट कंडीशन रिलेटेड टू नॉमिनल वैल्यू, सेकंड मैक्सिमम बायबैक, थर्ड पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। बच्चों यहाँ पे डेट क्या क्या है, डिबेंचर्स है, दैट्स इट। करंट लायबिलिटीज आपका डेट नहीं है, ठीक है, ध्यान देना ये चीज़। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है बच्चों, क्रेडिटर्स होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। सो करंट लायबिलिटीज इज नॉट द डेट, करेक्ट है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ध्यान देना ये बात को आप लोग। होमवर्क सेक्शन पे आ जाइए। होमवर्क सेक्शन पे सिंपल सी बातें हैं बच्चों, कुबे केजी लिमिटेड वाला सम है। केजी लिमिटेड में इफ़ यू सी दे आर डायरेक्टली सेइंग कंपनी को 25% इक्विटी बायबैक करना है 15 रुपये पे। सो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जितना भी आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25% कंपनी बायबैक कर लेगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बेचा जाएगा 75 लैक्स में, एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट है 74। सो 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा पीएल में डाल देना आप लोग, ठीक है। कंपनी ने टारगेट अचीव कर लिया, फिर 30 तारीख को कंपनी बोनस दे रहा है, ठीक है। तो एक बार अगर आप ध्यान दो स्क्रीन पे तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, मुझे बताओ 1200 इज अमाउंट डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कहना इसे 120 इक्विटी शेयर्स हुआ, इसका 25% कंपनी को बायबैक करना है। सो 120 का 25% मतलब 30 शेयर्स बॉट बैक हो गया।
अब मुझे बताओ 120 में से 30 शेयर्स तो बॉट बैक हो गया, बचा कितना 90 शेयर्स। सो 90 शेयर्स पे बच्चों बोनस का कैलकुलेशन करोगे आप लोग, ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखोगे। जर्नल एंट्री पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डी लिमिटेड। डी लिमिटेड में व्हाट दे आर आस्किंग, लास्ट में देखो कंपनी को 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करना है। यहाँ पे भी डायरेक्टली परसेंटेज दिया हुआ है कितना बायबैक करना है, कैलकुलेट कर लो। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट डालो। वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, यहाँ पे खाली बोनस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है मैक्सिमम बायबैक परमिसिबल। 3 कंडीशंस आ गई बच्चों आपके पास, 3 कंडीशंस, ध्यान देना। बायबैक प्राइस है बच्चों 25। ज़रा यहाँ पे मुझे बताओ इक्विटी बेस की डेफिनेशन में क्या आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, माइनस होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, माइनस होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एनपीएल। ये हो गया आपका इक्विटी बेस। डेट में क्या कंसीडर करोगे, 10% डिबेंचर एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर, दिस इज योर डेट। बराबर बात है बच्चों। ये जो आपका डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसे इग्नोर करना स्ट्रेट अवे, ठीक। कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली है। पास्ट एग्जाम, अब बच्चों पास्ट एग्जाम जरा चेक करते हैं। पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 कॉम्पिटेंट लिमिटेड, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, हमने इवन क्लास वर्क में भी देखा इसको, ठीक है। यहाँ पे 12% डिबेंचर अनसिक्योर्ड लोन, दे आर डेट, ठीक है। यहाँ पे कंपनी को 25,000 शेयर्स बायबैक करना है। देखो कंपनी शाना है, नीचे क्या बोलता है, कमेंट विथ योर कैलकुलेशन, क्या ये बायबैक विद इन द लिमिट्स है। सो सबसे पहले आपको 3 कंडीशन के हिसाब से फाइंड आउट करने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक कंपेयर्ड विद 25,000। अगर 25,000 विद इन द लिमिट होगा, यस कंपनी कैन प्रोसीड। इफ यस, जर्नल एंट्रीज देनी है आप लोगों को एंड बैलेंस शीट बनाना है। ये क्लास वर्क की तरह क्वेश्चन है, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 4, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ओके। आगे बच्चों नेक्स्ट वन, इफ यू चेक क्वेश्चन नंबर 10, इट इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए नीचे बोलता है 25,000 शेयर्स बायबैक करना है, कमेंट विथ योर कैलकुलेशन। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है 3 कंडीशंस वाला, सो इसे भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसे भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, सिमिलर टू क्वेश्चन 4 ऑफ क्लास वर्क। मतलब बच्चों बस आप क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क को अच्छे से ध्यान दे दो। नंबर ऑफ शेयर्स वो पहले से बोल देगा, मुझे 25,000 बायबैक करना है, मुझे 30,000 बायबैक करना है, फिर नीचे लिखेगा कमेंट करो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 3 कंडीशन से फाइंड आउट करो मैक्सिमम शेयर्स, कंपेयर कर दो जो क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन वाला विद इन द लिमिट होगा, कंपनी कैन प्रोसीड, उसके बाद जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट लिख दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 डन। देखो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है, ओके। बिफोर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ होमवर्क, मैं एक बात आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ होमवर्क में ये एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार मार्क डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ होमवर्क क्या लिखता है, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किया था 200, ये सारे अमाउंट्स रुपीज इन 1000 है। सो 200,000 मतलब 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाई बैक। अब ज़रा मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पे ज़रा देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 का वर्किंग है बच्चों, ध्यान से देखना एवरीबडी। मैंने आपको 2 इक्वेशंस बताए थे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ बाय बैक। सेकेंड, प्रीमियम राइट ऑफ करना है, यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, कम पड़े तो फ्री रिजर्व्स। अगर आपका फेस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो फ्रेश इशू का फेस वैल्यू ले लो, अगर ये कम पड़ा तो CRR बना दो। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे बच्चों, 20% इक्विटी बायबैक करना चाहता है, टेल मी इक्विटी शेयर्स एट 2,50,000, ठीक है।
2,50,000 का 20% आता है 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स कंपनी को बायबैक करना है। बायबैक प्राइस क्या है बच्चों, ज़रा चेक कीजिए, 50 रुपया, जिसमें 10 रुपया इज़ द फेस वैल्यू। 50,000 शेयर्स बायबैक करना है, 40 इज प्रीमियम। सो मुझे बताइए 50,000 इंटू 10 करोगे 5 लाख होता है, रुपीज़ इन थाउजेंड। सो आई जस्ट राइट ओवर ईयर 500। यहाँ पे 50,000 इंटू 40 होता है 20 लैक्स, जस्ट आई विल राइट ईयर 2000। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम है का, ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 में देखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3000 है या सफिशियंट है, सो यूज़ कर लेना, फ्री रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं है। टेल मी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कोई फ्रेश इशू ऑलरेडी हो चुका है? यस, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि हमने 2 लाख का प्रेफरेंस इशू किया था फॉर द पर्पज़ ऑफ बाईबैक। सो वो 2 लाख रुपया आप यहाँ पे यूज़ कर देना, बैलेंस के लिए CRR बना देना। CRR के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सबसे लास्ट में यूज़ करना, उसके पहले सारे फ्री रिजर्व्स यूज़ कर लो। मुझे बताओ फ्री रिजर्व्स में रेवेन्यू रिजर्व है 2200, सो यू कैन वेरी वेल यूज़ रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है बच्चों, जर्नल एंट्रीज आ जाएगी। फ्रेश इशू तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है तो एंट्री नहीं होगा। CRR का एंट्री पास करो, अमाउंट ड्यू करो, प्रीमियम से राइट ऑफ करो और आपका काम ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन 11 पे आइए। नेम ऑफ द कंपनी, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे क्या पूछता है? कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ओके, 25,000 शेयर्स बायबैक करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट बेच दिया 2.5 लाख में। ठीक है, टारगेट अचीव हो गया, अच्छी बात है। फिर क्या बोलता है? कंपनी देगा बोनस। बच्चों ध्यान रखना, बोनस किस पे दिया जाएगा? आफ्टर बायबैक जो शेयर्स आपके पास बचेंगे उस पे बोनस आएगा। जर्नल एंट्रीज आपको देना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, SMM लिमिटेड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन में डिस्कस किया क्लास वर्क का, सिमिलर सम है। देखो, इक्विटी रिजर्व्स लोन फंड दिया है और क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक। जर्नल एंट्री दे देना। क्वेश्चन 13 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क जो हमने रिवीजन में डिस्कस किया। इक्विटी रिजर्व्स एंड द लोन फंड बोलता है बच्चों मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कीजिए। करेक्ट, 3 कंडीशन डाल देना। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है, बट यहाँ पे देखो लास्ट में पूछता क्या है? कंपनी ने अनाउंस किया 25% इक्विटी शेयर्स बायबैक करना है 15 रुपीज़ के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। ठीक है, ओके। अब इक्विटी शेयर्स कितने हैं ज़रा चेक करो आप लोग। आपका इक्विटी 2400 है, एक इक्विटी का फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब 240 इक्विटी शेयर्स है। कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25%, सो 240 का 25%, 240 इंटू 25%, दैट इज 60 शेयर्स कंपनी बाय बैक करेगा। ठीक बात है, दिया हुआ है। कंपनी ने टारगेट अचीव कर लिया एंड बच्चों वो बोनस दे देगा देयर आफ्टर। बोनस किस पे कैलकुलेट करोगे? पोस्ट बाय बैक। करेक्ट बात है, जर्नल एंट्रीज डाल देना एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सुपर लिमिटेड। बच्चों 35,000 शेयर्स बायबैक करना है। ठीक है, बायबैक सब ऑथोराइज्ड है। ओके, वेरी गुड। बोलता है कैलकुलेशन करना है बायबैक शेयर्स कितना कर सकता है एज पर प्रोविजन। देखो ना बच्चों, कमेंट विद द कैलकुलेशन वेदर द बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज विद इन प्रोविजन, मतलब 3 कंडीशंस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एग्जाम में क्या पूछेगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक, तो 3 कंडीशंस डाल दो जो रिवीजन में डिस्कस किया। सेकंड, जर्नल एंट्री पूछेगा, तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको 2 इक्वेशन दे दिया एंड फाइनली बैलेंस शीट पूछेगा वो। क्वेश्चन नंबर 16 कॉम्पिटेंट लिमिटेड, दोबारा से ये सम आया है बच्चों, सिमिलर सम है। देखो ये डेट का डेफिनेशन है। कंपनी को 30,000 शेयर्स बायबैक करना है। कमेंट विथ योर कैलकुलेशन।
ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क की तरह सम है बच्चों, ठीक है। एग्जाम में 8 नंबर के लिए पूछता है। क्वेश्चन 17, पे लिमिटेड, बैलेंस शीट दिया है, कंपनी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों ये रिडम्पशन आप सेपरेटली सीखोगे, सेपरेटली, ठीक है, बिकॉज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं बायबैक। तो आप सेपरेट लेक्चर देखोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। उसके बाद बायबैक हो रहा है 2.5 लाख शेयर्स। बायबैक आपको मालूम है, जर्नल एंट्रीज डाल देना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों बायबैक करना है 25%, बायबैक करना है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। 20% एक्स्ट्रा दोगे ओवर एंड अबाउ मार्केट प्राइस, द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज 30, ठीक है। तो बायबैक आपको आता है बच्चों 25% बायबैक करना है, 20% एक्स्ट्रा दोगे, ये फाइनेंस होगा कंपनी के फंड में से, वेरी गुड। यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों। बात याद रखना, जब आपका फेस वैल्यू रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ बायबैक, इक्विटी को जब बायबैक करोगे तो आपका कैपिटल बेस रिड्यूस होगा, तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आपका इक्विटी बेस या तो कैपिटल बेस, करेक्ट है। दो तरीके होते हैं, या तो फ्रेश इशू कर लेना या तो फिर CRR क्रिएट कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स को भी इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू किया है। डिबेंचर्स का मतलब डेट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कैपिटल होता है। सो टेक केयर व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन, बच्चों डिबेंचर्स को इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करना। अगर फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल रिड्यूस होता है तो इंक्रीज होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल से, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रेश इशू कंसीडर किया जाएगा, बट डिबेंचर का फ्रेश इशू कंसीडर नहीं किया जाएगा बिकॉज इट इज डेट फॉर द कंपनी नॉट कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, रेवेन्यू रिजर्व में 2 लाख पड़ा रहना चाहिए, ठीक बात है। एंड उसके बाद बच्चों बोनस का ट्रीटमेंट, अच्छा समय 15 नंबर के लिए नवंबर 19 में पूछा था, जर्नल एंट्रीज डालना है, बैलेंस शीट बनाना है, ओके। लास्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट बच्चों, यह आपकी ICAI मॉड्यूल में सम है, करेक्ट है। 5 नंबर के लिए नवंबर 20 में पूछा था, थोड़ा सा अटपटा एंड यूनिक सम है, जरा देखो क्या बोलता है। ABCD दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ABCD, एंड 4 जन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, PQRS, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेशियो है 40:30:20:10 एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेशियो है 30:40:20:10, ठीक है। और आगे पढ़ोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 75 लैक्स है, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 75 लैक्स है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लैक्स है, करेक्ट बात है। बोलता है कि वोटिंग करना है वाइंडिंग अप के लिए, वोटिंग करना है वाइंडिंग अप के लिए, किसका कितना अधिकार होगा उस वोटिंग में, ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। तो बच्चों वाइंडिंग अप के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे, लेकिन देखिए इनका अधिकार कितना होगा। टोटल कैपिटल 1 करोड़ है जिसमें से 75 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, दैट इज इनका अधिकार 3/4 हो गया, इनका अधिकार 1/4 हो गया, बढ़िया बात है, ठीक है। अब दे आर एंटाइटल्ड फॉर 3/4 पार्ट एंड दे आर एंटाइटल्ड फॉर 1/4 पार्ट। अब उसमें भी ABCD कितना वोट कर पाएंगे, ये 40:30:20:10, करेक्ट है। तो करना क्या आपको, 3/4 इंटू मिस्टर A कितना वोट कर पाएंगे, 3/4 में 40 डिवाइडेड बाय 100, मिस्टर A का वोटिंग हो गया। सेम वे B कितना वोट कर पाएगा, 3/4 में 30 शेयर B का है, सो 30 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है। तो ये सॉल्यूशन आप स्क्रीन पे देखिए, ABCD कहना इसे 3/4 इनका इक्विटी का पावर एंड ये जो है बच्चों ये इंडिविजुअल, ये
इंडिविजुअल इक्विटी शेयर होल्डर्स पावर, करेक्ट है। सेम वे प्रेफरेंस में 1/4 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पावर, एंड ये वाला जो है बच्चों ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पावर, बराबर बात है बच्चों। तो वाइंडिंग अप का अगर रिजोल्यूशन पास करना है तो ए बी सी डी कौन से प्रपोर्शन में वोटिंग कर सकते हैं, एंड सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पी क्यू आर एस कौन से प्रपोर्शन में वोटिंग कर सकते हैं, ये बात डिस्कस करनी है। विद दिस बच्चों बायबैक का डिस्कशन किया कंप्लीट। तो आपने क्या समझा पूरे बायबैक में? सर 3 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक, आपने डिस्कस कर दिया था पूरा क्वेश्चन लेके। सेकंड, हाउ टू राइट जर्नल एंट्रीज, सर आपने डिस्कस कर दिया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट यू कैन मैनेज बच्चों, आपकी नोटबुक में ऑलरेडी प्रेजेंटेड होगा, एंड बहुत सारे चैप्टर्स में आपने बैलेंस शीट्स बनाई भी होगी, कंपनी अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर सेकंड हाउ टू राइट एंट्रीज, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बार बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए क्लास वर्क में से, जरा ये देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। क्लास वर्क में से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ पास्ट एग्जाम एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ पास्ट एग्जाम पूछा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है ये आप देखोगे। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा, फिर नीचे लिखेगा कमेंट कीजिए, बोलेगा कमेंट कीजिए। तो मैं इसका रेफरेंस अगर आपको दे दूं बच्चों तो यू कैन चेक फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पास्ट एग्जाम, बार बार पूछता है। इवन यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पास्ट एग्जाम, बढ़िया बात है, ठीक है। इवन यू कैन चेक वन मोर क्वेश्चन आई हैव बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ पास्ट एग्जाम, ठीक है। तो आप बिफोर गोइंग टू द एग्जाम क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 3, उसके साथ साथ क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 13 ऑफ पास्ट एग्जाम एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क, उसके साथ साथ क्वेश्चन 9, 10 एंड 15 ऑफ पास्ट एग्जाम अच्छे से बढ़िया तरीके से देख के जाओगे, ठीक है। सो विद दिस द एंटायर रिविजन ऑफ बायबैक चैप्टर इज ओवर। बच्चों ने क्लैरिटी लिया होगा, इस पे वर्कआउट करेंगे एंड आई होप यू विल ट्राई टू गेट फुल मार्क्स इन द बायबैक चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू सो वेरी मच।